में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे सी फ्रेम, सी सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अब ये फ्रेम क्यों पढ़ना जरूरी है? इस फ्रेम के रेस्पेक्ट से हम काफी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आसान बना देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं दो बॉडी लेता हूं, एक मास m1 लिया और दूसरा मास m2 लिया, ठीक है? मास m1 लिया और m2 लिया ना। मैंने मान लिया कि ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है और ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? चलिए, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो होती है कि इसके सेंटर ऑफ मास पे मैं पार्टिकल VCOM से बिठा दूं तो उस पार्टिकल को सब कुछ पूरी दुनिया रेस्ट पे लगती है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स भी सिस्टम पे लग रहा है, अगर मान लो कोई, जैसे मान लो थ्रेड कनेक्ट कर दी मैंने, अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तब भी वो अपने आप को ऐसे बैलेंस कर लेता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमें दिखाई नहीं देता। देखते हैं। सो अगर मैं इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होती है दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? नाउ इफ आई आस्क कि भाई, अगर मैंने एक पार्टिकल को इनके सेंटर ऑफ मास पे बिठा दिया और मैंने बोला कि भाई तेरे को इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है बता, देखो इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी कितनी दिख रही है बताओ। तो अगर मैंने उससे पूछा कि भाई वेलोसिटी ऑफ वन बताओ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? u1 माइनस m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट? अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये m1u1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? m2u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। This is the velocity of center of one particle with respect to center of mass. Clear? Similarly, अगर मैं पार्टिकल 2 की स्पीड देखूं with respect to center of mass, तो कितनी होगी दोस्तों? Velocity of 2 with respect to center of mass will be u2 minus m1u1 plus m2u2 divided by m1 plus m2, right? अब इस केस में m2u2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? m1u2 minus u1 divided by m1 plus m2. This is the velocity of center of mass. अब दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ये है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये है वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो मैं डिवाइड करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये u2 माइनस u1 इसको माइनस कर दो तो ये जाएगा माइनस m2 अपॉन m1, राइट? अब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा? m1 into v1 with respect to center of mass is equals to minus m2 into v2 with respect to center of mass। दोस्तों ये क्या है? ये है मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये है मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको इधर ले आओ, मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या ये सम जीरो है दोनों? इसका मतलब ये फ्रेम इतनी शानदार फ्रेम है कि यहां पर टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से जीरो आता है। और अगर मोमेंटम जीरो आ गया पूरे सिस्टम का, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा इसके रेस्पेक्ट से। क्या चीज क्लियर है आपको? मोमेंटम ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहां पर हो जाएगा जीरो। क्लियर दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिलेशन, किसमें? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में। हम वही सिचुएशन लेते हैं, मेरा पार्टिकल m1 मूविंग विद स्पीड u1, पार्टिकल m2 मूविंग विद स्पीड u2। क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम की मतलब m1u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर
with respect to ground is equals to kinetic energy of system with respect to center of mass बराबर नहीं होता। ये होता है kinetic energy of system with respect to ground equals to kinetic energy of system with respect to center of mass plus half into total mass into VCOM square। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अलग होती है और ग्राउंड फ्रेम में अलग होती है, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इन ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ इनटू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ है। मुझे पता है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होती है दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? मतलब ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस फ्रेम में दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में है, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस फ्रेम में? ये भी ग्राउंड फ्रेम में। कुछ नहीं लिखा हो मतलब ग्राउंड फ्रेम। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, ये हो जाएगा v स्क्वायर COM इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर प्लस VCOM स्क्वायर माइनस 2 VCOM इंटू VP। राइट ना? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? मैं इसको इधर लिख गया। अब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, so v square p equals to vp with respect to center of mass the whole square plus v center of mass with respect to ground का whole square plus 2 vp with respect to center of mass into VCOM। करेक्ट? अब मैं क्या कर रहा हूं? मास का मल्टीप्लाई करता हूं समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल द मासेस डिवाइडेड बाय 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब में, तो ये हो जाएगा summation of mi into vp square is equals to summation mi into vp square with respect to center of mass plus summation of mi VCOM square plus summation of mi into vp COM into VCOM। करेक्ट? चलिए, अब ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दोस्तों आपको अभी बताया मैंने, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से मोमेंटम सिस्टम का m इनटू v क्या है? मोमेंटम सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या ये हमेशा जीरो होता है? मोमेंटम सिस्टम का हमेशा क्या होता है? टोटल मोमेंटम सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स इन वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है? जीरो। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब ये टर्म हट जाएगी, ये टर्म हट गई। अब मैं क्या कर रहा हूं? पूरी टर्म में, बाकी बची टर्म में 2 से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा? हाफ इनटू समेशन mi इनटू vp स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू समेशन इनटू mi vp स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इनटू mi इनटू VCOM सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मैं इसको लिख दूं? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट? ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mi vp स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर mi विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो क्या मैं इसको लिख दूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन mi क्या है दोस्तों? क्या सम ऑफ टोटल मास, राइट? सम ऑफ ऑल द मासेस मतलब, सो इट इज हाफ इनटू कैपिटल M इनटू VCOM द होल स्क्वायर। तो अगर वो आपसे काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पूछ ले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या है, ग्राउंड फ्रेम में कैसे निकालते हैं और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो दोस्तों हम देखते हैं हमने जो पढ़ा, सीखा, समझा, हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। यहां पर दिया है एक पार्टिकल जो 4 kg का है, उसकी स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड।
सेकेंड पार्टिकल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड मास 2 kg। अब ये जो वेलोसिटीज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, राइट। तो कितना हो गया मेरा 2 प्लस 9 11 जूल। कितना गया दोस्तों मेरा 11 जूल। अब ये पूरी कहानी मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करता हूं। सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालता हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है दोस्तों, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 10/6 मतलब 5/3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? नाउ first of all we have to find the velocity of particle 1 with respect to center of mass. So velocity of particle 1 with respect to center of mass कितना है दोस्तों, velocity of 1 minus velocity of center of mass, तो कितना होगा हमारा -2/3। Now what is the velocity of 2 with respect to center of mass, velocity of 2 minus velocity of center of mass, ये हो जाएगा 9/3, 9 minus 5 4/3। चलिए अब मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये देगी हाफ m v स्क्वायर, v कितना है 2/3। देखो -2/3 स्क्वायर होगा तो +2/3 हो जाएगा, वो +2/3 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा मेरा 2 4 4 into 8 8/9। सेकेंड पार्टिकल का निकालता हूं। सेकेंड पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से हाफ इनटू मास कितना है 2 इनटू स्पीड कितनी 4/3 तो होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/9। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 24, ये आ गया मेरा 24/9 जूल। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमको बताइए 5/3, मास कितना है टोटल सिस्टम का 4 प्लस 2 6। तो कितना हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 5/3 द होल स्क्वायर, 5/3 द होल स्क्वायर। दोस्तों सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 25 ये 3 हो गया, ये 3 का कैंसिल 25/3 आएगा, राइट। तो मैं इसको डायरेक्ट हटा के यहां से 25/3 लिख देता हूं, 25/3, राइट। अब नंबर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 75/9। क्यों मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे को दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 75 प्लस 24 99, तो 99/9 क्या मेरा 11 जूल आया, और ये मेरा आंसर 11 जूल ही आया था। तो ग्राउंड फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी के निकालने के अप्रोच अलग अलग हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आता है। द काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ इनटू m इनटू VCOM द होल स्क्वायर। ओके, आइए दोस्तों एक देखते हैं प्रॉपर एलटीक्यू। यहां पर क्या गिवन है, एक मास m है, दूसरा मास mb है, वो कनेक्टेड है स्प्रिंग से जिस पर स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F। वो पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। दोस्तों ये प्रॉपर एलटीक्यू मैंने इसलिए बोला, यहां पे मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। एक चीज ये सिखाऊंगा कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर सिस्टम को एनालाइज करते हो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ नहीं दिखता, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ नहीं दिखता। नोट कर लो दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ नहीं दिखता। दूसरी चीज, इलोंगेशन को निकालने का सिंपल तरीका बताऊं, ये इलोंगेशन कैसे निकल जाएगा। इधर देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको सिस्टम, मतलब स्प्रिंग इंटरनल फोर्स बन गया। अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम ma प्लस mp। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F अपॉन ma प्लस mb। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं बैठ जाता हूं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया तो आपके रेस्पेक्ट से मैं एक्सेलरेट करूंगा इस एक्सेलरेशन से, राइट, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट से मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूं तो क्या मुझे सूडो फोर्सेस लेने पड़ेंगे, राइट। सो मैं यहां पे सूडो फोर्सेस लेता हूं दोनों बॉडीज पे। ये बॉडी मैंने बनाई ma
ये बॉडी मैंने बनाई एम बी, ठीक है ना। इसके ऊपर सूडो फोर्स कैसे लेते हैं, मास ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, एम ए इंटू ए सी ओ एम, और इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, एम बी इंटू ए सी ओ एम। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ही मैंने वहां बना दिया, ठीक है। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर नेट फोर्स F1 लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसके ऊपर फोर्स F2 लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। मैंने दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम कर ली, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स निकालो दोस्तों। नेट फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, ये हो गया F माइनस एम बी इंटू ए सी ओ एम, राइट, एम बी इंटू ए सी ओ एम। अब मैं ए सी ओ एम की वैल्यू पुट करता हूं तो ये जगह एम बी इंटू एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी, तो कितना हो गया, ये एम ए कैंसिल, एम ए बच जाएगा, एम बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा एम ए इंटू एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी। दिस इज द फोर्स ऑन टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब फोर्स ऑन वन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में निकालने होगा राइट डायरेक्शन। नेट फोर्स मुझे राइट डायरेक्शन निकालना है, राइट में तो कोई फोर्स है नहीं, जीरो, माइनस एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर। तो ये नेट फोर्स कितना है राइट डायरेक्शन में, नेट फोर्स आ गया हमारा F इक्वल्स टू माइनस एम ए इंटू ए सी ओ एम। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एम ए सी ओ एम मतलब फोर्स बाय टोटल मास, एम ए प्लस एम बी। ये फोर्स 1 पे है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये फोर्स 2 पे है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर आप देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, अगर आपने दोनों को जोड़ दिया, F1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और F2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब फोर्स ऑन दोनों पार्टिकल का सम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ गया जीरो। और यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप सीख गए हैं। सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, जीरो, ऑल्दो प्रेजेंट था एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इतनी ब्यूटीफुल फ्रेम है कि यहां के रिस्पेक्ट से नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया जीरो, राइट। और ये बोल रहा है एक फोर्स पॉजिटिव आया है, एक फोर्स नेगेटिव आया है, मतलब दोनों का अमाउंट सेम है, एक लगेगा टुवर्ड्स राइट, एक लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं, पूरी प्रॉब्लम को अगर शॉर्ट बनाना चाहूं तो मैं ऐसे कर देता हूं कि ये एम ए है जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, इसने इलॉन्गेशन कुछ प्रोड्यूस किया होगा X से, राइट। सिमिलरली ये फोर्स लग रहा है F, इसने भी कुछ इलॉन्गेशन प्रोड्यूस किया होगा X2। इस फोर्स ने किसके रिस्पेक्ट से है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से, बहुत बढ़िया। दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों कितना कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, x1 और x2। अगर मैं पूछूं बच्चों टोटल एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या x1 प्लस x2 आएगा। टोटल एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया दोस्तों इन्होंने, x1 प्लस x2। चलो अब देखते हैं, यहां पर एलोंगेशन हुआ लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन क्या होगा दोस्तों, वर्क डन होगा मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू x1, और दोनों लेफ्ट में, तो एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, प्लस ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये मेरा F2 इंटू x2, दोनों F सेम है, cos 0 डिग्री। ये हो गया मेरा वर्क डन। वर्क डन कितना हो गया, F इंटू x1 प्लस x2, ये मेरा वर्क डन हुआ। अब जितना भी वर्क किया मैंने, क्या वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, आई एम अज्यूमिंग दिस, राइट। अगर मैंने मेरा वर्क डन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में यूज हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द वर्क डन इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। दोस्तों स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना बनाया है, x1 प्लस x2, टोटल इलॉन्गेशन लेते हैं हाफ के, जो फॉर्मूला लगाते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें x क्या होता है, टोटल इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ इंटू के इंटू x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर। क्लियर, बस जादुई तिलिस्मा खत्म, खचा खचा। ये हो जाएगा 2f by k, this is the value of x max, this is the maximum elongation this system can produce with a force F, 2f by k। दोस्तों यहां पे आपने दो चीज पे बहुत फोकस करना है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से निकाला मैंने,
तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो आया है, और पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो आने के बाद मैंने वर्क डन निकाला, वर्क डन से एनर्जी कंजर्वेट करके, एनर्जी से इक्वेट करके वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग करके मैंने इलॉन्गेशन निकाल लिया। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एंटीक्यू। यहां में गिवन है एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक वेज है जिसका शेप कुछ ऐसा है, राइट। ये वर्टिकली इनफाइनाइट है, ठीक है, मान लीजिए काफी लंबा है, और जिसका इनफाइनाइटली काफी लंबा है, इसकी वेट 3 kg है, ठीक है। You have to find the maximum height attained by the block। जब ये ब्लॉक इसके ऊपर चलना स्टार्ट होगा तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम सॉल्व करेंगे इसको नॉर्मल अप्रोच से, दूसरा हम इसको आसान बनाएंगे सेंटर ऑफ मास की अप्रोच से, ठीक है। चलिए नाउ ये पार्टिकल ऐसा ऊपर जाएगा, जब ये यहां से ऊपर जा रहा होगा तो कुछ ऐसा एक्सर्ट करेगा फोर्स, राइट। उसके कारण ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये भी मूव करने लग जाएगा, ठीक है। मूव यहां से यहां तक तो नीचे वाला सिस्टम मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ेगा ये तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद इसकी जो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, ऊपर की वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, जीरो। कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है दोस्तों, जीरो हो जाती है। अगर वेलोसिटी इसकी वाई डायरेक्शन में जीरो है, इसका मतलब अब ये सिर्फ हमेशा इसके चिपक के रहेगा इस पॉइंट में। मैं मान लेता हूं कि ये दोनों मिलके चल रहे होंगे किसी v स्पीड से इस इंस्टेंट में, किस इंस्टेंट में, इस इंस्टेंट में ये दोनों v स्पीड से मिलके चल रहे होंगे, ठीक है। दोनों एक्सेलरेशन में से मूव कर रहे होंगे। चलिए नाउ फॉर फाइंडिंग दिस v कैन आई यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। y डायरेक्शन में लगा सकता हूं, नहीं, y डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल मोमेंटम क्या कितना हो गया दोस्तों, 5 into 2। फाइनल मोमेंटम 3 kg plus 2 kg, राइट, दैट इज 5v। कितना आ गया हमारा, 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, राइट। नाउ अब मैं लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या इनिशियल एनर्जी इसके पास है, फाइनली ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, प्लस ये कोई हाइट अटेन कर लिया। मैं मान लेता हूं कि ये हाइट जो अटेन किया है वो h, ठीक। चलिए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी की कॉमन लिख दो, हाफ इनटू 3 + 2 5 इनटू v स्क्वायर, राइट, प्लस mgh। कौन ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, सिर्फ ये वाला ब्लॉक 2 kg ब्लॉक, राइट। सो mgh कितना होगा, 25 minus 10 by 20। मेरा आंसर आ गया 15 by 20, 3/4 मीटर, करेक्ट, 3/4 मीटर। अब दोस्तों इसको दूसरी अप्रोच से करते हैं, मेथड 2, राइट, सेंटर ऑफ मास की अप्रोच से करते हैं। जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूं, जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूं तो क्या फाइनली मेरे को सिस्टम रेस्ट पे दिखता है, फाइनली मेरे को सिस्टम रेस्ट पे दिखता है। तो जब रेस्ट पे दिखेगा तो क्या ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर चढ़ा होगा बस, जब मुझे रेस्ट पे दिखेगा तो ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऊपर चढ़ा होगा बस, राइट। चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये तो रेस्ट पे 3 kg, 5 into 10 बाय 5 मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितनी है, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये आएगी 5 minus 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये जाएगी 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 दैट इज 0, इनिशियली ये 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये होगी -2 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, इनिशियली। अब
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, दैट इज हाफ इनटू m इनटू इसके रेस्पेक्ट से स्पीड स्क्वायर प्लस हाफ इनटू m इनटू -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 6 15 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। अब फाइनली मुझे सिर्फ ये ब्लॉक ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा, करेक्ट। मतलब ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी है ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी गेन कराएगी, तो गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इनटू g इनटू h, 2 into 10 20, ये आ गया मेरा आंसर 15/20। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा और हमेशा आएगा अगर आप सब कुछ सही लगा रहे हैं तो। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।